आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस सेशन 2026 में क्या रहने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन आगे का सफर कैसा होगा, यानी कि इसका रोड मैप क्या रहने वाला है, कौन सी स्टेज कब आती है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी समझते हैं आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस सेशन 2026 के लिए। तो यूनिवर्सिटी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है एडमिशन प्रोसेस की, मैं इनके ब्रोशर के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है एडमिशन के बारे में समझने के लिए। ये इनका ऑफिशियल ब्रोशर है जो कि अभी रिलीज हुआ है। इनका एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी को ओपन होंगे और इसके साथ में 31 मार्च तक लास्ट डेट रहने वाली है आईपीयू सीटी के बेसिस पे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरा, जो स्टूडेंट एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे वो स्टूडेंट 30 अप्रैल तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कह सकते हैं कि लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम रहेगा सीईटी के बेसिस पे, 3 मंथ्स का टाइम रहेगा एनएलटी के बेसिस पे। ये काफी अच्छा टाइम ड्यूरेशन है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सीईटी क्या है, एनएलटी क्या है, तो इसके लिए मैं पहले से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बना चुका हूं कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरीके से पता करना है कि कौन से कोर्स में कैसे एडमिशन होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज के सामने मेंशन करा हुआ है, जैसे कि आपको अगर बीएससी योगा में अप्लाई करना है तो बीएससी योगा में अप्लाई करने के लिए सीईटी सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें प्राइमरी सोर्स इनका सीईटी का है। यानी कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जब इनकी सीटें फुलफिल हो जाएंगी सीईटी के बेसिस पे, उसके बाद जो वैकेंट सीट है उनके अंदर सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन होगा। इस तरीके से अलग अलग रूट में एडमिशन होता है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पता है कि आपके कोर्स के अंदर सीईटी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, एनएलटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो और सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो। मैं ये चीज अज्यूम करके आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें समझाऊंगा तो बहुत टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा। इसलिए मेरी पहले की वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने बताया कि आपके किस कोर्स में कौन सा रोड रहता है एडमिशन लेने का, यानी कि कौन से कोर्स में क्या चीज आगे एक्सेप्ट करी जाती है। जैसे कि बीबीए के केस में सीईटी लगता है और एमबीए के केस में कैट लगता है, उसके बाद सीमेट देन सीईटी। इसके अलावा जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे लॉ के अंदर उनके लिए क्लैट का स्कोर लगता है। उसके बेसिस पे आप लोगों को मैं आगे का एडमिशन प्रोसेस समझाने वाला हूं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सब पता है। तो चलिए अब समझते हैं इसका एडमिशन का प्रोसेस। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप इनके ब्रोशर को देखेंगे तो राउंड 1 का इन्होंने काफी अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एनएलटी का स्टूडेंट है और यहाँ पे सीईटी वाला स्टूडेंट है, इन दोनों के लिए क्या क्या स्टेजेस आएंगी वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एनएलटी के थ्रू अप्लाई करोगे तो भी आपको 2500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा इनिशियल स्टेज पे। इसके बिना आप आगे इन स्टेजेस पे नहीं जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप सीईटी का फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों को 2500 रुपीज का अगेन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी कि इन स्टूडेंट्स को भी फॉर्म फिल करना है। और एप्लीकेशन के बाद इनका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद इनका आईपीयू सीईटी एग्जाम होगा। आईपीयू सीईटी एग्जाम आने के बाद आपके पास एक रैंक आ जाएगा। जो स्टूडेंट हमारे सीईटी वाले हैं, जो हमारे स्टूडेंट एनएलटी वाले हैं, इनके पास चाहे कैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लैट से अप्लाई करेंगे, या फिर ये नाटा के स्कोर पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, इनके पास भी अपना एक स्कोर तो होगा एनएलटी का। एनएलटी का मतलब नेशनल लेवल पे दिया गया टेस्ट। अब यहाँ पे इनके पास स्कोर है और यहाँ पे इनका एक रैंक है। इसके बेसिस पे ही आप लोगों की आगे काउंसलिंग होगी, यानी कि जब आपके पास सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे एनएलटी वालों के पास अपना सीईटी देने की जरूरत नहीं है, दोनों के पास अपना अपना स्कोर पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी आने वाले टाइम में, उस दौरान आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक रजिस्ट्रेशन आपने ऊपर कर दिया है, यहाँ पे पहले समझ लीजिए इस चीज को, जो आपने आज की डेट में ये वाला रजिस्ट्रेशन करा होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इनिशियल स्टेज पे आपने फिल कर दिया होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन काउंसलिंग का, पार्टिसिपेशन का, जिसमें आप लोगों को अपनी डिटेल्स डालनी होती है। यानी कि इससे पहले तो अभी आपके पास तो क्लास 12 का रिजल्ट नहीं होगा या फिर ग्रेजुएशन वालों के पास अपने मार्क्स नहीं होंगे, तो आगे जब आपका सेंटरलेस काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, इस दौरान आपको अपनी सारी डिटेल्स दोबारा से डालनी पड़ती है और यानी कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये मैंडेटरी होता है सबके लिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो ये आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे इसके ओपन होते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका प्रेफरेंस फिलिंग होगा। इसके बाद जैसे ही आपने कोर्स में एनरोलमेंट कर लिया काउंसलिंग के अंदर, देन उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी। यूनिवर्सिटी के पास मोर देन 70 कॉलेजेस हैं और हर एक कोर्स में अलग अलग नंबर्स हैं कॉलेजेस के। तो यहाँ पे स्टूडेंट को हर एक कॉलेज में अलग से जाके अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए सेंट्रलाइज काउंसलिंग में आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको चॉइसेस ऑफर करेगी कि आपके पास इतनी ऑप्शंस अवेलेबल है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपनी एक प्रेफरेंस मेंशन करते हैं, यानी कि राउंड 1 के अंदर वो अगर अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे कौन से कॉलेज को रखना चाहते हैं, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पे कौन सा, इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है अपने कॉलेजेस की। यानी कि आप अपने कॉलेज में जिसमें पहले एडमिशन लेना चाहते हैं उसका नाम सबसे ऊपर डालेंगे। इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स की मेरिट में नाम ऊपर होंगे, यानी कि आपका रैंक अच्छा है, तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। आपने अगर XYZ कॉलेज का नाम डाला है तो आपको X कॉलेज में जल्दी एडमिशन मिलेगा। इन केस अगर आपकी मेरिट नीचे जा रही है, अगर आप लो मेरिट स्टूडेंट हो तो आपको X कॉलेज में
एडमिशन मिलने के चांसेस बेहद कम होंगे। आपको वाई में मिलेगा, जेड में मिलेगा, फिर इससे भी नीचे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये फंड आपको समझना पड़ेगा, जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतने अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस अगर आपको जैसे ही फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन मिल जाता है, देन यू नीड टू पे पार्ट एकेडमिक फी, जो कि कॉलेज की फीस का पार्ट होता है। अगर आपको कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गई है तो आपको 96,000 रुपीज ऑनलाइन पे करने होते हैं। ये आपकी कॉलेज की फीस का पार्ट है। अब आपको वो कॉलेज पसंद आए या ना आए वो एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन अगर आपको इस काउंसलिंग में आगे बने रहना है, राउंड 2 में अगर आपको देखना है कि इससे अच्छा कॉलेज आपको और मिल सकता है नहीं मिल सकता, फॉर दैट यू नीड टू पे 96,000 रुपीज। ये आपको पे करने पड़ेंगे। इस 96,000 रुपीज को पे करने के बाद आपको मौका मिलेगा अपनी विलिंगनेस देने का, यानी कि आप उस कॉलेज को लेना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते हैं काउंसलिंग के अंदर। इन केस अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप राउंड 2 के अंदर डायरेक्टली चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अलॉटमेंट मिल गई है। आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, आपकी फीस पे हो गई है, तो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर के बाद आप लोगों को विलिंगनेस देने का मौका मिलेगा कि आप इस कॉलेज से सेटिस्फाई है या फिर सेटिस्फाई नहीं है। इन केस अगर आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल गया है तो आप क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी कि आपको 1 2 3 4 आपको 4th नंबर के कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आपको जाना था 1st नंबर के कॉलेज में, तो आप फ्लोट कर देंगे। इससे बेनिफिट ये रहेगा, राउंड 2 में जब आप जाएंगे तो आपके पास ये 4th नंबर का कॉलेज रहेगा, लेकिन अगर आपको ऊपर का कॉलेज मिल गया तो ये कॉलेज हट जाएगा। आपके नीचे जो कॉलेजेस है 6 7 8 डाउन ग्रेड कभी भी नहीं होता है, होगा तो अपग्रेड ही होगा, डाउन ग्रेड नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी में ये चीज काफी अच्छी है कि जब भी आप काउंसलिंग के अंदर फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका जो पुराना कॉलेज है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को सेटिस्फाई नहीं हूं मैं अपने कॉलेज से और मैं विड्रॉ लेना चाहता हूं, इनकेस जैसे कि आपने फ्रीज कर दिया और आपने बोला कि नहीं मेरे को नहीं लेना एडमिशन, तो आप वहां पे विड्रॉल भी कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरी राउंड यूनिवर्सिटी आपको बोलती है उस टाइम पे कि आपको विड्रॉल लेना है तो विड्रॉल ले लीजिए। इन केस अगर आपने यहाँ पे 96,000 रुपीज पे नहीं करे, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करो जिनको कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है, जिनको नहीं हुई है वो नहीं पे करेंगे। और ये वन टाइम फी पेमेंट होती है आपकी काउंसलिंग के अंदर, ऐसा नहीं कि राउंड 2 में जाओगे तो दोबारा पे करना है, 3 में दोबारा पे करना है। ये वन टाइम फी पेमेंट है, आपको काउंसलिंग में बने रहना है तो ये पेमेंट करनी पड़ेगी। इनकेस अगर आप नहीं कर पाते हो, और बीएड में अगर आपकी अलॉटमेंट हुई तो 60,000 रुपीज ऑनलाइन फी पेमेंट होती है, 96,000 रुपीज बाकी अदर कोर्सेज के लिए होती है। इनकेस अगर आपको कॉलेज मिला और आपने फी पेमेंट नहीं करी तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली स्पॉट राउंड में जाएंगे, यानी कि आप काउंसलिंग से आउट हो जाते हैं इस केस के अंदर। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि राउंड 1 के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने आगे फ्लोट के लिए अप्लाई करा है। ठीक है, हम इस परसेप्शन पे आगे चल रहे हैं। अब दोबारा से क्या होगा, सेकंड राउंड के अंदर नई रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है और आप लोगों का जिनका पहले से काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो सेकंड राउंड के अंदर आ चुके हैं। अब क्या होगा, सेकंड राउंड के अंदर दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। अब जिस स्टूडेंट ने फ्लोट करा है वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से अपने कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर सकता है कि मेरे को वही कॉलेजेस ऊपर रखने हैं अपने लिस्ट के अंदर जिनमें मैं अपग्रेडेशन चाहता हूं। अननेसेसरी जो भी कॉलेजेस थे सबको आप हटा सकते हैं, आप डिलीशन कर सकते हैं, आप उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली थी वो तो प्रॉपर्ली अपनी चॉइस फिलिंग करेगा ही करेगा। अब आ गया राउंड 2 का रिजल्ट। अगर राउंड 2 के अंदर आप लोगों को नॉट अलॉटेड स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन मिल गया, यानी कि जिस स्टूडेंट को अभी तक एडमिशन नहीं मिला था फर्स्ट टाइम में उसको कॉलेज मिल गया है, तो वो अपनी 96,000 रुपीज पे करेगा। अगर ये वाला स्टूडेंट है इसको अलॉटमेंट मिल गई है तो सेकंड वाले राउंड के अंदर उसको कोई भी 96,000 रुपीज नहीं पे करना है, अलॉटेड कैंडिडेट को दोबारा से पे नहीं करना होगा। जिस स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट मिली है स्टूडेंट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, राउंड 1 में जिसको मिला था उसकी ऑलरेडी हो चुकी है वेरिफिकेशन, तो उसकी नहीं होती। अब ये चेक कर लिया जाएगा कि जिसको पहली बार कॉलेज मिला उसका पार्ट एकेडमिक फीस उसकी आ चुकी है, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर आप कर सकते हो। और जिस स्टूडेंट को अपग्रेडेशन मिला है वो अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकता है। अगर उसको अपग्रेडेशन नहीं मिला है तो सेम कॉलेज का ही दोबारा से अलॉटमेंट लेटर उसको मिल जाएगा। देन उसके बाद दोबारा से उसके पास एक सबमिट ऑफ विलिंगनेस का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पे राउंड 1 का था जिसने फ्लोट करा था राउंड 1 के अंदर और जिस स्टूडेंट को राउंड 2 के अंदर फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है, उन दोनों स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे विलिंगनेस का ऑप्शन आ जाता है कि आप फ्रीज करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो। अगर आपको राउंड 2 के अंदर आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा से आप फ्लोट कर देंगे। इन केस ये जो स्टूडेंट जिसको फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ था उस स्टूडेंट को भी कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, उसको लगता है कि मेरा भी भैया 3rd 4th नंबर का कॉलेज है, मेरे को तो 1 वाले में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर देंगे। इन केस अगर आपको 1 नंबर का ही कॉलेज मिल गया तो आप क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे और आप आगे के राउंड में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो भी स्टूडेंट कभी भी फ्रीज कर देगा काउंसलिंग में वो आगे जा ही नहीं सकता, जो स्टूडेंट फ्लोट करेगा वो आगे जाता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, राउंड 1 वाले ने अगर फ्लोट कर दिया वो भी इस लिस्ट में आ जाएगा नीचे अब, और राउंड 2 में जिसको मिला है वो भी अगर फ्लोट करेगा तो वो राउंड 3 में चला जाएगा जिसमें अभी जाने वाले हैं। इन केस अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलने के बाद लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इस कॉलेज से, तो आप उस केस के अंदर अपना काउंसलिंग से विड्रॉल भी ले सकते हैं। इन केस अगर आपको
राउंड 2 में फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला, आपने 96,000 रुपीज नहीं पे करे तो भी आप काउंसलिंग से नीचे आउट हो जाओगे। चलिए अब चलते हैं राउंड 3 की तरफ, और एक कह सकते हैं कि स्लाइडिंग राउंड भी यही है, आपका राउंड 3 भी यही है। स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, इसमें आप लोगों की इंटरनली स्विचिंग भी होती है कॉलेजेस की, और जो रिजर्व सीट्स होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी सीट्स होती है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी दिल्ली एसटी दिल्ली ओबीसी सीट्स होती हैं, उनमें अगर वो स्टूडेंट्स नहीं आए, वो सीटें वैकेंट रह गई, तो उनको जनरल सीट्स बना दिया जाता है। इसको हम एक तरीके से कन्वर्जन राउंड भी कहते हैं। तो राउंड 3 के अंदर अब कौन सा स्टूडेंट आ गया है, जिसको राउंड 2 में कॉलेज मिला, उसने फ्लोट कर दिया, और राउंड 1 का स्टूडेंट जो अभी तक फ्लोट करता आ रहा है वो भी अब राउंड 3 के अंदर आ चुका है। अब इस दौरान दोबारा से सारी चीजें होंगी, ये स्टूडेंट भी चॉइस फिलिंग करेगा, अननेसेसरी कॉलेज को हटा देगा, अगर नहीं भी हटाते तो कोई दिक्कत नहीं है। और राउंड 3 में जो स्टूडेंट जिसको अभी तक कोई भी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिली है, वो भी क्या करेगा, अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर देगा। जिसको अलॉटमेंट नहीं मिल रही ना भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस के नाम डालो ताकि आप लोगों को इजीली एडमिशन मिल सके, यही एक फंडा है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अब क्या होगा, यहाँ पे अब आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी ऑफ सीट एज पर दी कैटेगरी वाइज, जितने भी स्टूडेंट्स की कैटेगरी वाली सीटें हैं सबसे पहले उनकी अलॉटमेंट कर देंगे। उसके बाद जितनी भी अनफिल्ड सीटें हैं जिनमें भी ये स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं थे, वो वैकेंट सीट्स को सभी के लिए ओपन कर देंगे। अब क्या होगा, राउंड 3 के स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब जो राउंड 1 वाला स्टूडेंट है उसको यहाँ पे जो भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वो रखना ही पड़ेगा, यानी कि फाइनल एडमिशन होगा। अब उसको वो नहीं लेना चाहता तो विड्रॉल कर सकता है। राउंड 2 वाले ने फ्लोट करा था, अगर उसको अच्छा कॉलेज मिल गया तो अपग्रेड कर दिया जाएगा, नहीं तो राउंड 2 की सीट तो उसके पास रहेगी। इन केस अगर यहाँ पे उसको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिलती, ऊपर के अपग्रेड नहीं मिलती, तो जो भी कॉलेज उसके राउंड 3 में रिजल्ट में आ रहा है वो उसका फाइनल एडमिशन रहने वाला है। यानी कि राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग है आपको बहुत सोच समझ के करनी है, ये आपकी फाइनल होती है। अब इस केस में जो भी स्टूडेंट नॉट अलॉटेड वाले कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि राउंड 3 में भी नहीं मिला, वो स्टूडेंट स्पॉट में जाएगा। जो स्टूडेंट जिसको राउंड 3 के अंदर फर्स्ट टाइम कॉलेज मिला और उसने 96,000 रुपए नहीं पे करे, वो स्टूडेंट भी स्पॉट में जाएगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पे अपनी सीट को नहीं लेता, यानी कि रिपोर्टिंग नहीं करता आगे जाके, वो भी स्पॉट में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्टूडेंट जिसको फर्स्ट टाइम सीट मिली, यानी कि राउंड 3 के अंदर फर्स्ट टाइम सीट मिली, वो यहाँ पे 96,000 रुपए अपने पे कर देगा, उसकी भी वेरिफिकेशन होगी और यहाँ पे उसको एकेडमिक की फी रिसिप्ट मिल जाएगी, प्रिंटिंग करेगा अपने अलॉटमेंट लेटर का। राउंड 1 वाले का भी यहाँ पे न्यू अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, राउंड 2 वाले का भी यहाँ पे न्यू अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, इनकेस अगर उसने अपना फ्लोट करता आ रहा होगा अभी तक, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जिस केस में जब भी आप फ्रीज कर दोगे, आपका वहीं पे उसी राउंड में एडमिशन बिल्कुल वहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि राउंड 3 तक आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको मजा नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, विड्रॉल ले लेंगे ऑनलाइन, ये आपको यूनिवर्सिटी बार बार बोलती है। अब आप स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। जो स्टूडेंट नहीं पे कर रहा वो भी स्पॉट के लिए एलिजिबल है। जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया वो भी स्पॉट के लिए एलिजिबल है। बाकी आपको आपका ड्रीम कॉलेज यहाँ तक राउंड 3 तक मोस्ट प्रोबेबली मिल जाना चाहिए। अब स्लाइडिंग राउंड क्या है, द कैंडिडेट हु हैड अलॉटेड सीट इन राउंड 1, 2 एंड 3 एंड हैव पेड द पार्ट एकेडमिक फी एंड देयर डॉक्यूमेंट हैव बीन वेरीफाइड आर एलिजिबल फॉर द अपग्रेडेशन राउंड अनलेस फ्रीज्ड हिज हर सीट। यानी कि जिस स्टूडेंट को यहाँ पे राउंड 1, 2, 3 के अंदर अपनी फीस उन्होंने पे कर दी थी 96,000 रुपीज, वही स्टूडेंट स्लाइडिंग राउंड के लिए एलिजिबल है। इस बात का भी ध्यान रखना। स्लाइडिंग राउंड क्या होता है, देखिए राउंड 3 में क्या होगा, सबसे पहले आपका एनरोलमेंट हुआ, ठीक है, यानी कि न्यू जिन्होंने भी करना था वो कर सकते हैं। आपका तो ऑलरेडी चल ही रहा है, जिसका भी राउंड 1 में से पार्टिसिपेट करता रहा है वो तो चल ही रहा है, इसके अंदर राउंड 2 वाला भी चल रहा है। राउंड 3 में क्या होगा, सबसे पहले ये कैटेगरी की सीट्स को दे देंगे। कैटेगरी की सीट्स देने के बाद बोलेंगे कि भैया अब इन कैटेगरीज के अंदर ये सीटें वैकेंट रह गई है, वो सबके लिए ओपन कर दी जाएंगी। उसके बाद राउंड 3 का डिक्लेरेशन हो जाएगा। राउंड 3 के डिक्लेरेशन के बाद आप लोगों को अगर स्लाइडिंग में जाना है तो स्लाइडिंग क्या होगा, अगर आपको इंटरनली स्विच करनी है सीटें तो वो तभी होगी जिस स्टूडेंट की कॉलेज में अलॉटमेंट मिल रखा है वही स्टूडेंट यहाँ पे कर सकता है राउंड 3 तक। जिसने अपनी सीट को फ्रीज नहीं करा है वो स्टूडेंट स्लाइडिंग राउंड के अंदर अपनी सीटों को आगे कर सकता है चेंज। बाकी जिस स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज नहीं मिला है वो स्टूडेंट स्लाइडिंग राउंड में नहीं जाता है। राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड में ये डिफरेंस होता है। राउंड 3 जिसमें कन्वर्जन हो गया है वैकेंट सीट का, स्लाइडिंग राउंड में क्या होगा, मिले हुए कॉलेजेस का आप लोगों का इंटरनली स्विचिंग हो जाता है, स्लाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को एक दूसरे कॉलेजेस के अंदर। हो सकता है कि 1, 2, 3 और XYZ, हो सकता है कि इस स्टूडेंट को यहाँ पे जाना होगा और इस स्टूडेंट को यहाँ पे जाना होगा, और हो सकता है कि इस स्टूडेंट को यहाँ पे जाना होगा। इस तरीके से इंटरनली स्विचिंग हो जाती है। ये अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। अब फाइनल क्या होगा, आप लोगों को करनी होगी रिपोर्टिंग और अपनी बैलेंस फीस पे कर देनी है। जैसे कि कोई कॉलेज है उसकी फीस थी 1,26,000 रुपए और आपने 96,000 रुपए ऑनलाइन पे कर दिए तो ये आपकी लेस हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग फीस आप कॉलेज में जाके पे कर दोगे। बाकी बात रही स्पॉट राउंड की। स्पॉट राउंड में हर एक स्टूडेंट एलिजिबल होगा आने वाले टाइम में, जिसने अपना विड्रॉल ले लिया है, जिसने 96,000 रुपए अपने पे नहीं करे हैं, जिस स्टूडेंट ने काउंसलिंग मिस कर दी थी, वो सभी स्टूडेंट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उनकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसके बाद उनको अपनी फी पेमेंट करनी है और साथ के साथ अपना कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग भी करना होता है। तो जब आप लोगों को राउंड 1, 2, 3 में एडमिशन मिलेगा आप सबकी एक रिपोर्टिंग साथ में होती है, यानी कि आफ्टर दी थर्ड राउंड आप लोगों की कॉलेजेस में रिपोर्टिंग होती है। लेकिन स्पॉट राउंड में क्या होता है, हर एक स्पॉट राउंड के बाद आपकी रिपोर्टिंग होती है।
अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते तो आप लोगों का कॉलेज से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अब ये रिपोर्टिंग क्या होता है, जैसे ही आपको आपका कॉलेज अलॉट हो गया, आपको जाना है उस कॉलेज में, एक डेट दे दी जाती है कि इस दिन आपको जाके अपने कॉलेज में रिमेनिंग फीस पे करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करानी होगी। ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका एडमिशन वहां पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है आईपीयू सीटी हो या फिर एनएलटी हो, इन सब के लिए। अब ये जब आपका स्पॉट राउंड 1 हो गया, इवन अगर आपका स्पॉट राउंड 2 हो रहा है, उसके बाद भी सीटें वैकेंट रह गई है, स्टूडेंट ने रिपोर्टिंग नहीं करी, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें निकल के आ गई, वो बची हुई सीटें आगे जाके सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है, जिनको हम बोलते हैं वैकेंट सीट। सीयूटी वाले स्टूडेंट को वैकेंट सीट में एडमिशन दिया जाता है। अब इस दौरान क्या होता है, बेसिकली जो स्टूडेंट जिनको आईपीयू सीटी के अंदर राउंड 1, 2, 3 में कॉलेज मिल गया और उसने अपनी फीस पे कर दी कॉलेज के अंदर, वो स्टूडेंट यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट जाना चाहिए वहां पे, यानी कि सीयूटी वाला कैंडिडेट ही जाके अप्लाई कर सकता है। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अपीयरिंग हो, आपने अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, चाहे आप ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 वाले स्टूडेंट हो, 31 अक्टूबर से पहले आपको अपना रिजल्ट सबमिट कर देना है। और एज लिमिट भी यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज में मेंशन करी हो, 21 से आपकी एज कम होनी चाहिए। यूजी कोर्सेज के अंदर एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए 25 ईयर होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 35 से आपकी कम एज होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो आप हमसे एडमिशन सपोर्ट ले सकते हैं। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें हमारी टीम आप लोगों को 1-on-1 काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग के सारे डाउट्स क्लियर करती है, एडमिशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है और आपकी प्रेफरेंस किस तरीके से रखनी है, कॉलेजेस आपके लिए कौन से सही रहेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस एडमिशन सपोर्ट प्रोग्राम में मिल जाएगी, जिसमें आप एनरोल करके हमसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग करवा सकते हैं। और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईपीयू सीटी की, तो उसके लिए आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें डेली लाइव क्लासेस हम आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें आपको आज की डेट में ऑनगोइंग डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे कूपन अप्लाई करते हैं 30% डिस्काउंट आपको यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाएगा। 7369 में आपका कंप्लीट कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी टिल दी एंट्रेंस एग्जाम फॉर द बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स, सभी कोर्सेज में हम आप लोगों को प्रिपरेशन करा रहे हैं। और हमारे रिकॉर्डेड बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको चाहिए कि फ्लेक्सिबल क्लासेस चाहिए, हमारे लाइव की रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप कंप्लीट कोर्स की एक्सेस 3694 में टिल दी एंट्रेंस एग्जाम ले सकते हैं। बाकी कोई छोटी मोटी क्वेरी है आपको तो एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनकेस अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत सुटेबल प्रोग्राम रहने वाला है। तो ये थी एडमिशन की सारी डिटेल्स। तो देखिए, एक बार में तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। बाकी आने वाले टाइम में काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशन कब होगा, चॉइस फिलिंग की कब डेट्स ओपन होती है, कब आपको पार्ट एकेडमिक फी पे करनी है, हर एक चीज के लिए आप लोगों को प्रॉपर टाइमलाइन और डेडलाइन दी जाती है। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा उस टाइम पे, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को एक्टिव रहना है, हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक वीडियो को फॉलो करो आईपीयू यूनिवर्सिटी की जो मैं बनाता हूं, क्योंकि वो सारी वीडियो आप लोगों के काम आने वाली है इस सेशन के अंदर, तो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो यहां तक देख ली तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।